हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रोटेस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम लगातार दिन घटते जा रहे हैं और नज़दीक आता जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कल्चरी वंश पार्ट वन। कल्चरी वंश को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है वो महिष्मती के कल्चरी और दूसरी जो शाखा है त्रिपुरी के कल्चरी। लेकिन मुद्दा ये आता है, कल्चरी कौन थे, कहाँ से आए? तो हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे पहले पढ़ा था कि इस पृथ्वी के सबसे पहले जो मनुष्य थे, यानी भगवान जो ब्रह्मा थे, उन्होंने जिन्हें बना के भेजा उनका नाम था मनु वैवस्वत। और मनु के ही 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी ईला। और ईला का जो विवाह है वो सोमचंद्र के साथ हुआ और फिर उसी के साथ चंद्रवंश की स्थापना होती है। और फिर उसी के बाद उनकी आगे पीढ़ियों में कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन भी होते हैं और फिर है जो वंश है उसकी स्थापना होती है। और उसी है वंश में ही कहीं ना कहीं ये महिष्मती के कल्चुरी एक शाखा के रूप में स्थापित हुए। तो कल्चुरी वंश की दो शाखाएं मानी जाती हैं और पहली जो कल्चुरी वंश की जो ओल्ड कल्चुरी जो ब्रांच है वो महिष्मती की मानी जाती है और महिष्मती शाखा जो मानी जाती है। और दूसरी जो शाखा है वो त्रिपुरी, इसे डाहल क्षेत्र भी कहा जाता है, त्रिपुरी के कल्चुरी के रूप में जानी जाती है। अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश के यदि मैप में, तो मध्य प्रदेश के मैप में कुछ इस प्रकार से ये इनका मूल रूप से स्थान होगा। ये इनका स्थान होगा मध्य प्रदेश के मैप में। देखा जाए तो कहां पर ये कल्चुरी शासन करते थे, देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से ये शासन, ये वाला जो क्षेत्र है, यानी ये जो क्षेत्र है जहां नर्मदा नदी निकलती है, ये वाला जो पार्ट है इसको महिष्मती कहते हैं, इसे महिष्मती के कल्चुरी। और ये वाला जो पार्ट है ये जबलपुर वाला, इसको कहते हैं त्रिपुरी, इसको कहते हैं त्रिपुरी के कल्चुरी, त्रिपुरी के कल्चुरी। तो इस प्रकार से ये जो मध्य प्रदेश का मैप है इसमें ये आज की डेट में जबलपुर है। तो मैं आपसे सिर्फ, इसे डाहल क्षेत्र भी कहा जाता है, तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि इतिहास ने बहुत ज्यादा बेइंसाफी की है कल्चुरी वंश के साथ, क्योंकि इतिहास में शायद जिनका इतना बड़ा योगदान था और इतिहास के बहुत सारे सोर्स में इनको डार्क एज के रूप में दिखाया गया, इनके बारे में अप्रमाणित बातें कहीं ना कहीं बताई जाती हैं और इतिहास के मात्र एक या आधे पन्ने में इस महान वंश को समेट दिया। जबकि कल्चुरी इतना महान वंश था, इतना महान वंश था कि इस वंश के शासकों ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। इस वंश के शासकों ने कर्नाटक तक शासन किया। कुंतल कदम्ब जो राज्य है वो इनके बाद ही कहीं ना कहीं उत्पन्न हुए। कल्चुरी वंश के शासक ने पूरा दक्षिणी कौशल यानी छत्तीसगढ़, विदर्भ से लेकर पूरा अमरावती, महाराष्ट्र, लाट प्रदेश, गुजरात से लेकर उत्तर में राजस्थान, हिमालय तक जो है कल्चुरी वंश के शासकों ने शासन किया। और उन्हीं कल्चुरी वंश में एक राजा थे कर्णदेव, जो त्रिपुरी के कल्चुरी वंश के शासक थे, और एक का नाम था गांगेय देव। ये महान कल्चुरी वंश के शासक हुए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हम जो है, आज हमें पढ़ना है पार्ट वन। कल्चुरी वंश की दो शाखाएं थी, तो आज हम पढ़ेंगे महिष्मती के कल्चुरी। और मैंने बताया कि मनु वैवस्वत 10 पुत्र, फिर ईला, विवाह सोमचंद्र, फिर आगे जाके है और वहीं से कल्चुरी वंश के वंशज पैदा होते हैं। अब ये ब्राह्मण थे या क्षत्रिय, इस पे डिबेट है, लेकिन बहुत सारे लोग इनको क्षत्रिय मानते हैं, तो हम भी जो है क्षत्रिय मान के ही आगे बढ़ते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन किस जाति से है, महान थे, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये जो कल्चुरी वंश में जो पहले जो ज्ञात शासक हुए यानी महिष्मती शाखा के, तो महिष्मती शाखा के जो पहले ज्ञात शासक हुए उनका नाम था कृष्णराज। और लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। ये जो कृष्णराज थे, इनके बारे में हमें कन्नड़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो कन्नड़ अभिलेख से हमें कृष्णराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और कन्नड़ अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने कालिंजर पर अधिकार किया था महिष्मती के कल्चुरी ने।
हमें यह भी जानकारी मिलती है इन्होंने डाहल क्षेत्र जो जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, जो 18 आठविक वनों का क्षेत्र माना जाता है, उसको जीता। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने जब विजय कई क्षेत्रों में प्राप्त की तो अपनी विजय यात्राएं यज्ञ के माध्यम से प्रारंभ की। और ये शिव के भक्त थे और पशुपति शिव के भक्त माने जाते हैं। ये स्टार क्वेश्चन है एग्जाम का जो पूछा जाता है। ये जो कृष्णराज थे, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए विदर्भ, अमरावती जैसे क्षेत्रों में। विदर्भ आज का नागपुर, आज का गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चांदा, अमरावती, ये पूरा विदर्भ क्षेत्र है। बारामती तक पूरा विदर्भ क्षेत्र है महाराष्ट्र का। इन्होंने विदर्भ के क्षेत्र में चांदी के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, और इन्होंने शीशे के सिक्के धारापुरी जो आज का धार क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पर चलाए। गुजरात और महाराष्ट्र के एक बड़े क्षेत्र में इन्होंने शासन किया कृष्णराज प्रथम ने। गुजरात और महाराष्ट्र के एक बड़े क्षेत्र में शासन किया कृष्णराज प्रथम ने। और इन्हीं के ही शासन के महत्वपूर्ण कार्यों का प्रयास था कि अगले शासक जो शंकरगढ़ हुए, उनके 2 अभिलेख, यानी उस विजयी गाथा को आगे बढ़ाने वाले शंकरगढ़ थे, जिनका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक था। और इनके जो 2 अभिलेख मिलते हैं, एक अभोण ताम्रपत्र अभिलेख है, दूसरा गुजरात का संखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख है। इसमें हमें इनकी विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, इनकी जीत के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और उज्जैन में इन्होंने उज्जैन को जीता, वहां के स्थानीय शासक महासेन को हराया, और कहीं ना कहीं इनका जो एक अधिपत्र कहा जाता है नासिक, यानी पूरा जो विदर्भ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को इन्होंने जीता। ये वो समय था जब संस्कृति का उत्थान केंद्र था। ये वो समय था जब कल्चरियों ने खूब सारे मंदिरों का निर्माण किया। लेकिन जो लेटर, जो कल्चरी की शाखा थी, यानी जो त्रिपुरी जो शाखा थी, महिष्मती के बाद जो त्रिपुरी शाखा होगी, वहां पर बहुत बड़े निर्माण कार्य हुए। और मध्य प्रदेश में एक जगह है 64 योगिनी, यानी जब हम भेड़ाघाट जाते हैं जबलपुर के पास, तो वहां पर इतना शानदार मंदिर बनाया। आज भी वो, मैं खुद अपनी आंखों से वो मैंने मंदिर देखा है। पत्थर की ऐसी कलाकृति, पत्थर की ऐसी प्रतिमाएं, पत्थर की ऐसी नक्काशी, जिसे देखते ही भव्यता कहीं ना कहीं अंतर्भूत हो जाती है। ये मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये कल्चुरी वंश की महानता थी कि इन्होंने महिष्मती में शासन किया, विदर्भ में शासन किया, गुजरात में शासन किया, महाराष्ट्र में शासन किया, कालिंजर यानी बुंदेलखंड, महोबा यूपी में शासन किया, त्रिपुरी, डाहल क्षेत्र, जबलपुर उस आसपास के क्षेत्र में शासन किया, फिर सरयू पार यानी अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन किया, दक्षिणी कौशल यानी छत्तीसगढ़ में शासन किया, और कर्नाटक के एक बड़े क्षेत्र में शासन किया। कलचुरी जो वंश के लोग थे, ये जिस कुल देवी को मानते थे, आज भी आंध्रा और कर्नाटक की बहुत सारी जनजातियां, बहुत सारे समाज के लोग, आंध्रा और कर्नाटक में रहने वाले बहुत सारे लोग जो है अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हैं कलवार, कलार। ये जितने भी सरनेम जो अपने नाम के आगे लगाते हैं, दरअसल ये आगे आने वाले समय में, यानी विदर्भ में रहने वाले लोग, आंध्रा में रहने वाले, तेलंगाना में, कर्नाटक में रहने वाले जो लोग हैं, धीरे 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 ये कन्वर्ट हो गए। ये कन्वर्ट हो गए कन्नड़, तेलुगु, तमिल जो है तेलुगु मलयाली भाषा में। बेसिकली तो उस समय जो मूल भाषाएं बोली जाती थी वो प्राकृत होती थी, संस्कृत होती थी, लेकिन इनके जो मूल देवता है वो आज भी वही हैं। इनकी जो देवियां वही हैं जो आज कलचुरियों की उस समय जो देवियां हुआ करती थी। और ये खुद यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज आंध्र प्रदेश में हैं जो अपने आप को कलचुरी के वंशज बनाते हैं। आज लगभग 20 से 30 लाख लोग ऐसे हैं कर्नाटक में जो अपने आप को कलचुरी के वंशज बताते हैं, क्योंकि लोग तो वही थे। और हम और पहले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऋषि अगस्त पे पहुंचना पड़ेगा। और ऋषि अगस्त में माने वही कि उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में एक सेतु का काम किया। और जो हमारे शंकराचार्य थे जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, धर्म की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया था। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जब तोड़ के पढ़ाया जाता है, इतिहास को विभाजित करते हुए, तो इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कोई समानता ना मिले। यही हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुर्भाग्य बन पाता है कि जब इतिहास से, सभ्यता से इतिहास का विकास हुआ तो उत्तर और दक्षिण के बीच में कोई भेद नहीं था। वही देवता, वही संस्कृतियां, वही भाषाएं। लेकिन आज कहीं ना कहीं
दोनों के बीच में एक खाई के रूप में जो है दिखाया जाता है। कलचुरियों का ये इतिहास गवाह है इस बात के लिए कि इन्होंने परमार राजाओं को हराया, भोज को हराया, चालुक्यों को हराया, किसको नहीं हराया। और छत्तीसगढ़, आंध्रा, विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सरयू पार यानी यूपी, दक्षिणी कौशल यानी छत्तीसगढ़, दंडकारण्य कर्नाटक के क्षेत्र की ये 7 शाखाएं कलचुरियों की विकसित हुई। और इसमें बहुत सारी ऐसी शाखाएं जिन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया वो वहीं पर बस गई। बाद में उन्होंने फिर भाषाएं जो है कहीं ना कहीं उनकी बदल गई, यानी वहां की जो भाषाएं जो आज बोली जाती हैं, लेकिन मूल रूप से वो कलचुरी ही थे, जो अपने नाम के आगे कहीं कलवार, कलार इत्यादि सरनेम लगाते हैं। तो महान इतिहास है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसे एक बार फिर पुनर्जीवित करना चाहिए। जैसे कारकोट वंश कश्मीर का, वो भी एक महान परंपरा थी। दूसरे जो शासक थे जिनका नाम शंकरगढ़ था, ये शंकरगढ़ जो है इनके जो 2 अभिलेख मिलते हैं, एक ताम्रपत्र जो है इनका आभोण से, दूसरा संखेड़ा गुजरात से, और उज्जैन को इन्होंने जीता, उज्जैन के शासक महासेन को हराया। शंकरगढ़ का अधिपत्र जो है वो कहा जाता है नासिक के नाम से, वारंट ऑफ द शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार महेश्मती के जो अंतिम शासक थे उनका नाम बुद्धराज था। इनका शासनकाल 600 से 620 तक था, और ये जो बुद्धराज थे इनको चालुक्यों ने पराजित किया। तो यानी चालुक्य शासक मंगलेश के साथ इनका संघर्ष हुआ, जिसमें बुद्धराज जो है वो पराजित होते हैं। और जब ये बुद्धराज पराजित होते हैं तो ये महेश्मती के जो चालुक्य थे ये भागकर चले जाते हैं त्रिपुरी, और त्रिपुरी में कोक्कल इत्यादि के द्वारा, बामराज देव कोक्कल इत्यादि के द्वारा जो है त्रिपुरी की कलचुरी यानी कलचुरी की दूसरी शाखा स्थापित होती है। और ये सबसे महान शाखा थी, क्योंकि इसमें महान शासक हुए गांगेय देव, महान शासक हुए लक्ष्मीकर्ण, और इनके कारण ये जो कलचुरी साम्राज्य है ये अपनी शिखरता पे पहुंचा। और आपने कहावत तो सुनी होगी, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। यानी जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, त्रिपुरी के कलचुरी पढ़ेंगे, तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि इनका संघर्ष फिर से चालुक्यों से होगा, राजा भोज से होगा। तो कहीं ना कहीं राजा भोज पहली बार तो पराजित होंगे, यानी पहली बार राजा भोज से ये कलचुरी पराजित होंगे, लेकिन दूसरी बार राजा भोज को 1041 में पराजित कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि कलचुरी एक महान गौरवशाली वंश था, और भारत में सबसे पहले यदि तथाकथित इनको राजपूत माना जाए, क्षत्रिय माना जाए, तो तथाकथित पहले स्वर्ण सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो इनको दिया जाता है, कलचुरियों को दिया जाता है। इन्होंने अनेक जो मंदिर बनाए, खासकर जो एक नौटा क्षेत्र पड़ता है, नौटा क्षेत्र पड़ता है दमोह में, वहां पर जो मंदिर बनाया गया, क्या गजब की जो है पशु आकृति है। 64 योगिनी का जो मंदिर भेड़ा घाट के पास जो बनाया हुआ है, वो इस कलचुरी वंश की महान विरासत को बार बार बताते हैं। इन्होंने भी वही काम किए जो हमने परिव्राजक में पढ़ा, वो हमने उच्च कल्प में पढ़ा कि कई 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 हजार बीघा एकड़ ये जमीन दान में दिया करते थे। यानी ये भी जो है बहुत ज्यादा दान में विश्वास रखते थे, और इन्होंने भी अनेक गांव, अनेक मंदिरों में भूमि दान की प्रथा को आगे बढ़ाया। ये कलचुरी वंश के शासक, अब आप देख लिए, ये समकालीन समय तो वही है जहां गुप्तों का पतन हो रहा है, अन्य छोटे छोटे राजवंश उभर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हूणों का आक्रमण हो रहा है, और फिर कहीं ना कहीं मेरखोल और तोरमाण की कहीं ना कहीं बात हमने इससे पहले की थी। तो कलचुरी की दूसरी शाखा त्रिपुरी में स्थापित होगी, और त्रिपुरी में हम लोग पढ़ेंगे बापराज, कोक्कल, इन सब शासकों को, इसमें महान शासक होगा नंबर 1 गंगेय देव, और दूसरा होगा लक्ष्मीकर्ण। तो ये कलचुरी की महान गाथा का पार्ट 1 आज हमने पूरा किया। इसमें ये 3 शासक, शंकरगढ़, बुद्धराज, कृष्णराज, शंकरगढ़ और बुद्धराज, ये 3 शासक जो हैं मेन महेश्मती, कलचुरी की महेश्मती शाखा के कहीं ना कहीं माने जाते हैं। इसके बाद चालुक्यों ने जब इनको पराजित किया तो ये भाग कर चले जाते हैं डाहल क्षेत्र, जबलपुर, और वहां पर त्रिपुरी की कलचुरी वंश की दूसरी शाखा स्थापित होती है। और फिर जब ये अपने आप को दोबारा विकसित करते हैं तो गंगेय देव के टाइम एक महान और एक विशाल कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, और फिर उसके बाद कला, साहित्य, संस्कृति का विकास होता है, और लक्ष्मीकर्ण के समय ये पीक पे पहुंचती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनका पतन होता है। तो पार्ट 2 में हम लोग त्रिपुरी के कलचुरी को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप
ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। इनकी जो शाखाएं थी, 7 शाखाएं थी, महिष्मती, विदर्भ, कालिंजर, त्रिपुरी, सरयू पार यानी अयोध्या और यूपी वाला क्षेत्र, दक्षिणी कौशल यानी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ये महान कल्चरी वंश थे, महान क्षत्रिय वंश थे, जिनका संबंध मनु की सभ्यता से है। मनु के वंश से मतलब भगवान ब्रह्मा के पुत्र मनु, मनु वैवस्वत, फिर उनके 10 और एक पुत्री ईला, फिर सोमचंद्र वंश और फिर उसी के बाद है और फिर इसी के बाद महिष्मती। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।